Hello everyone, I am Priyanshu sir, your maths teacher. Today we are starting our class 11th with the introduction to the set theory class. This will be your first class in this platform और हम आज आपको सेट थ्योरी चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। साथ में आपको ये बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमें 10th से 11th आने में, क्योंकि ये हमारा पहला ऑफिशियल लेक्चर होगा 11th क्लास का। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक आप 11th में जब नहीं आए थे, मतलब मेरा कहना है कि जब तक अभी आप 10th में थे, आप केवल मैथ्स के लिए कैलकुलेशंस और फॉर्मूला यही सारी चीज़ों को देख रहे थे। आप एक पिच तैयार कर रहे थे जिससे कि हम रियल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में जा सकें। क्लास 11th ही रियल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स का बिगिनिंग है। इससे पहले जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बस एक लॉजिक डेवलपमेंट था और एक कैलकुलेशंस फॉर्मूला बेस था, जो कि यहाँ से आपको रियल वर्ल्ड में मैथमेटिक्स के ले जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर। जो मैंने बोला कि क्लास 10th था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड था। अब 11th आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि यहाँ पे यू विल हैव to apply your logic, you have to build your concept, and you have to analyze problems so that you can solve the bigger problems, so that you can solve the questions. तो यहाँ पे बस फॉर्मूला से ही काम नहीं चलेगा, आपको डीप थिंकिंग करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और साथ में यहाँ पे आप जब उस डीप थिंकिंग को कर पाओगे तभी आप मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे। चाहे मैथ्स की बात करूं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे आपका सिलेबस बढ़ जाएगा और आपका थिंक भी ज्यादा करना पड़ेगा, आपको टाइम भी डिवोट ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। और जो सेट थ्योरी है, इसकी मैं बात करूं तो ये एक फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का, क्योंकि इस पे बहुत सारे चैप्टर्स हमारे डिपेंड करते हैं। 11th 12th के और हायर स्टडीज के बहुत सारे चैप्टर जो है इस पे डिपेंड करते हैं, इस सेट थ्योरी चैप्टर पे, जो कि हम शुरू कर रहे हैं। तो इसे अगर हम अच्छा रखेंगे तो हमारे आने वाले आगे के क्लासेस और आने वाले चैप्टर्स आसान हो जाएंगे। सेट थ्योरी की जो लैंग्वेज है उसे अगर हम समझ जाएं तो आगे हमें बहुत काम आएगा, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सेट अगर हम समझते हैं तभी इसके आगे हम समझ पाएंगे। सेट थ्योरी अगर हम समझते हैं तो इसके बाद हमें रिलेशन समझ में आएगा, जो कि चैप्टर है। फिर उससे फंक्शन रिलेटेड है और फंक्शन से ही सारा कैलकुलस रिलेटेड है। तो जो 12th की जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे डेवलप होगी सेट थ्योरी में, तभी जाके हम कैलकुलस को भी अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि 12th का एक मेजर पोर्शन है। ठीक है, तो सेट का हम लोग आज बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इसको हम लोग देखते हैं। पर उससे पहले हम बात ये करते हैं कि आखिर 11th में मैथ्स से डर क्यों लगने लगता है। तो यहाँ पे आपको एक सडन जंप मिलेगा सिलेबस में और साथ साथ आपके जो कंटेंट की जो डिफिकल्टी है उसमें भी। तो आप बस ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप जैसे 10th में क्या करते थे कि आप एग्जाम्स के समय बस पढ़ करके आप अच्छा नंबर ला देते थे, पर 11th में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस और जो टफनेस है ये बहुत
अलग है 10th क्लास से। तो अगर आप छोड़ देते हैं बीच में और सोचते हैं जैसे कि 10th में हम कुछ चैप्टर छूट भी जाते थे तो बाद में आसानी से कवर कर पाते थे हम, लेकिन यहाँ पे वो चीज लैग कर जाएगा आपका और वो बैकलॉग बन जाएगा। ठीक है, तो जिसको कि कवर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आगे चैप्टर्स मिलते जाएंगे आपको, आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो पीछे की चीजें छूट गई वो कवर करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे 11th में। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात मैं कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे ऐसा नहीं होगा कि जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो वही प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हो। प्रॉब्लम होगा कि आपको उसके अंदर की चीजों को जानना ज्यादा जरूरी होगा, तभी जाके आप बाहर के लेयर को खोल पाओगे। सबसे पहले आपको अंदर की चीजों को समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चंस में क्या कहना चाह रहा है। तो लेयर बाय लेयर जो होंगे क्वेश्चंस होंगे, एक चैप्टर से जो है अनदर चैप्टर बहुत ज्यादा तरह से इंटर रिलेटेड होगा। जैसे कि मैं अभी बताया, सेट जो है अगर नहीं समझेंगे तो हमें रिलेशन नहीं समझ में आएगा, फंक्शन नहीं समझ में आएगा, और फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैलकुलस नहीं समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे हिडन प्रॉब्लम्स होंगे, लिखा कुछ और होगा, आपको समझना होगा उसको। तो अपना माइंड आपको डेप्थ नॉलेज यहाँ पे चाहिए होगा, तब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ हम कंसेप्ट अगर बना लेते हैं 11th क्लास के शुरुआत में ही तो फिर आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ हम अपना फाउंडेशन गड़बड़ करते हैं तो 12th बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, 12th हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें पूरा टाइम डिवोट करना होगा और चीजों पे अपना कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। 11th में स्टूडेंट्स इसलिए भी थोड़ा घबराने लगते हैं क्योंकि एक कंपटीशन का प्रेशर आ जाता है। 11th इज नॉट जस्ट कि यहाँ बोर्ड नहीं है तो हम बहुत आसानी से रिलैक्स कर लें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 12th के बाद फिर क्या करना है ये भी हमें सोच आने लगती है। तो 11th बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि ये नया चीज है। तो हम क्या करते हैं, 10th से काफी नई बातें हैं, लेक्चर्स लंबे लंबे होंगे। ठीक है, और जो चैप्टर्स हैं वो लंबा चलेगा, इसमें प्रॉब्लम्स आप बहुत 10th से कहा जाए तो डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस होंगे। तो चीजें नहीं होंगी, लेकिन कंपटीशन का भी एक प्रेशर रहेगा। तो इस कारण से हमें मैनेज करना आना चाहिए, हमें थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा 11th में। जहां हम थोड़ा सा बहकें कि 11th में तो कोई बोर्ड नहीं है, हम आराम से इसको कर लेंगे, तो वहां पे हम जो चैप्टर्स को छोड़ जाते हैं तो उस कारण से क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम होने लगता है, कंसेप्ट हमारा 11th का गड़बड़ा जाता है। और जो कि कंपटीशन में 11th का कहा जाए तो 50% रोल है, इफ नॉट 50 देन वी कैन इजिली से कि 40% तो सिर्फ सिलेबस से ही आता है 11th के, और 12th की जो 60% चीजें हैं वो भी हमें तब समझ में आएगी जब हम 11th अच्छे से समझ पाए। तो इस चीज से डरना नहीं है, हमें क्या करना है कि थोड़ा सा सजग हो जाना है और 11th से ही अपने चैप्टर्स पे फोकस करने लगना है, अपने पढ़ाई पे फोकस कर लेना है, ध्यान दे देना है। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे अगर आप इस तरीके से हमारे लेक्चर्स देखते जाते हैं तो नो डाउट आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमें 11th क्लास में क्या नया है और हम क्यों डरते हैं। तो अगर हम चीजों को जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं या क्या परेशानी है, क्या हमको झेलना पड़ सकता है, तो हम थोड़ा सा अगर सजग हो जाते हैं तो जो डर है वो खत्म हो जाता है। जो अननोन चीजें हैं वो हमें डराती हैं। फियर कम्स फ्रॉम द थिंग वी डोंट नो। तो अगर हम जान जाते हैं ये सारी बातें तो हमको डर नहीं लगेगा, हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और रिजल्ट के ऊपर कैसे रिजल्ट लाना है उसके ऊपर हम फोकस करने लगेंगे, हम प्रोसेस पे ध्यान देने लगेंगे।
रिजल्ट से ज्यादा हम प्रोसेस पे ध्यान देने लगेंगे और रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा ला पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट सारा कुछ हमें अच्छे से करना होगा और तब जाके हम अच्छे से हर चीजों को कर पाएंगे। 12th की बोर्ड कहें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहें, जेई की बात करें या हम एनडीए की बात करें, सीयूईटी की बात करें, तो हर चीज को हम अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेट थ्योरी है क्या। ठीक है, सेट थ्योरी में सबसे पहले हम बेसिक सा डेफिनेशंस देख लें। तो सेट कुछ नहीं है, बस दिस इज ए कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि कलेक्शन हम होता है कि कलेक्शन ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पुअर स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन हो गया। तो सेट भी एक कलेक्शन है, बट इट शुड बी वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे पुअर एक कलेक्शन तो है, पुअर स्टूडेंट्स इन मैथ्स ही कह देता हूं मैं, जिनको जो कि मैथ्स में कमजोर स्टूडेंट है। बट ये जो है, क्या ये पुअर होना मैथ्स में ये वेल डिफाइंड चीजें हैं कि नहीं? क्योंकि पुअर जो है किसी के लिए कोई और हो सकता है और किसी और के लिए कोई जो है, मैं मान लो कि 4 लोगों को कह दिया आर से कोई बच्चा है, राम, श्याम, मोहन, प्रिया। ये 4 बच्चों को मैं समझता हूं कि वे मैथ्स में पुअर हैं, पर हो सकता है कि जो कोई और टीचर हो वो उनके पर्टिकुलर पोर्शन में वो अच्छा हो, तो वो इन्हें ना समझ के पुअर किसी और को समझ लेते हो। मान लो कि इसमें 1-2 नाम सेम हो, पर जो और 4 बंदे हों वो कोई और हो। ठीक है, जैसे कि रिया और तनिष्का, ये हो गए मान लो 4 स्टूडेंट। तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड थिंग। मैं कह रहा हूं कि कलेक्शन जो होता है वो हो सकता है कि वेल डिफाइंड हो, कोई और कलेक्शन बनाए तो उस पर डिपेंड करने लग जाए अगर चीजें। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ सेट। कलेक्शन इज देयर बट दैट शुड बी वेल डिफाइंड, सच एज की वॉवेल्स इन इंग्लिश। जो वॉवेल्स है इंग्लिश में वो A-E-I-O-U ही होता है, A-E-I-O-U। तो यही 5 होता है, चाहे हम किसी को भी बोले तो जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स देगा वो A-E-I-O-U ही देगा। सो दैट इज अ सेट, मीन्स दैट इज अ वेल डिफाइंड थिंग। इसके बारे में हम सेट क्या है इसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे, पर आप मोटा मोटी समझ जाओ कि ग्रुप बना देना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स को किसी एक डिब्बे में डाल के हम देखें, जैसा कि एक डिब्बा हो गया, कि हमको एक जगह उसको रख सकें, एक ग्रुप बना सकें, दैट इज अ सेट। और वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप हो। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो, दैट इज अ सेट। ठीक है, इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें। ठीक है, तो आखिर सेट का यूज क्या है? तो हम इसका जो यूज है चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, क्लासिफाई करने में, कंपेयर करने में इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, चीज अगर कोई अलग अलग ग्रुप्स बने हैं तो हम आसानी से उनको अलग अलग रख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं सेट का काम। तो मैंने जो बोला कि सेट अगर समझ में नहीं आएगा तो रिलेशन हमें नहीं समझ में आएगा। फंक्शंस में इसका काफी यूज है जो कि हम 12th बोर्ड में भी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी 12th बोर्ड में हम लोग को काफी इसका काम है, और पूरी तरीके से कैलकुलस 12th में मेजर पोर्शन है। तो हमें जो सेट है इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक, और आगे के हायर स्टडीज में सेट्स के लैंग्वेज में हम कंप्यूटर साइंस में कोडिंग में हमें सेट्स का लैंग्वेज जो है वो काफी यूज होता है। तो उसी तरीके से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में भी इस सेट का काफी योगदान है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है इनकी, उसमें सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इसको हम यूनियन कहेंगे, इसको इंटरसेक्शन कहेंगे, ये एलिमेंट की चीजें हैं।
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम रखते हैं कॉमा से, तो ये एक सेट बताता है। सेट के एलिमेंट्स को हम इस तरीके से सेपरेट करते हैं। ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे, पर काफी ज्यादा इसका फ्यूचर भी जब आप पढ़ोगे हायर स्टडीज, उसमें भी इसका काफी यूज है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बात करें तो जेई मेंस से पर्टिकुलरली अगर सेट की बात करें तो जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो प्योरली सेट से आता है, और बाकी जो इसका इंपॉर्टेंस अदर चैप्टर्स में भी है, अगर मैं उसको मिला दूं तो एक दो क्वेश्चन तो प्योरली सेट से आता है, पर फंक्शन और कैलकुलस में मिला दूं तो इसका काफी वेटेज हो जाएगा। उस तरीके से जेई एडवांस में जो है सेट की जो लैंग्वेज है उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखा रहेगा। तो आप अगर सेट अच्छा से समझोगे, किसी भी चीज को, किसी भी चीज के कलेक्शन को वो सेट के फॉर्म में लिख देगा। जैसे कि वो कहना चाह रहा है कि नेचुरल नंबर भी एक सेट है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 केवल नेचुरल नंबर हम कह दें तो उसमें सारे ही के सारे 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे। तो बस कुछ नहीं यूज करेगा, कुछ भी दे रहा है और उसमें बोल देगा कि एक्स कोई एलिमेंट है एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लैंग्वेज है सेट का। तो छोटी छोटी नोटेशंस जो है जे एडवांस यूज करता है, उसमें सेट की जो लैंग्वेज है, बारीकियां है, जो नोटेशंस है, वो काफी यूज करता है। जे एडवांस को ये काफी पसंद है। तो हमें अगर सेट आएगा तो हम उस लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे, बिकॉज लोग लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो काफी इस जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है उसको हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एनडीए में भी सेट के क्वेश्चंस जो आते हैं वो वेन डायग्राम एक इसमें चैप्टर होता है, इसमें कहा जाए कि सब टॉपिक होता है, वहां से प्रॉब्लम्स काफी बनते हैं और उसके एक फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हर जगह पूछे जाते हैं, जेई मेंस, एडवांस में, एनडीए में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। और सीयूईटी में तो वैसे तो 12th से ही चीजें आती हैं, पर जो मैंने बोला फंक्शन में, रिलेशन में, हर जगह जो 12th की टॉपिक है कैलकुलस में, तो वो आता ही आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इस तरीके की चीजें वो पूछ देता है। तो ऐसा नहीं है कि सीयूईटी में नहीं आएगा जो अगर 11th का ये टॉपिक है तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से ओलंपियाड्स और बोर्ड्स में जो मैंने बात की पहले ही, पूछता है। ठीक, तो जो बेसिक क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं सेट से, वो क्या बोला मैं, वेन डायग्राम्स जो कि हम देखेंगे उससे, और जो लॉजिकल थिंकिंग हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि पीएनसी एक चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसको सेट के अंदर में कंबाइन कर देगा। जो चैप्टर्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, और ये बहुत बढ़िया चैप्टर होता है लॉजिकल थिंकिंग के लिए। तो उसमें सेट को जब मिक्स कर देता है तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले हो जाते हैं, वो बहुत इजी होते हैं, दे आर वेरी इजी। बट अगर हम सेट की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए तो हम वो प्रॉब्लम्स, इजी प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। वो सीधे लाइन में प्रॉब्लम नहीं लिखेगा, वो उस लैंग्वेज में लिखेगा, सेट के लैंग्वेज में लिखेगा, ताकि आप गड़बड़ा जाए। तो वहां जब उसको हम समझेंगे और अपना लॉजिक लगाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है प्रॉब्लम को, उसके लैंग्वेज से समझ करके, तब हम प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कर देंगे। मैंने डिस्कस किया फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, काउंटिंग, इस सब में काफी यूज है सेट का, और सेट से यहाँ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिक्स करके। और प्रोबेबिलिटी फंक्शंस में तो काफी ज्यादा यूज है सेट का, प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज है सेट की। तो हमारा रोड मैप कैसा रहेगा चैप्टर का, पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे, थोड़ा मोड़ा हम देख चुके हैं कितने प्रकार के सेट होते हैं, सबसेट क्या होता है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, डिमॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमारा प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। ठीक है, तो हमें डिमॉर्गन्स लॉ आने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स, जो कि रोड मैप रहेगा, हम क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 मेजर सब टॉपिक हैं इस सेट के, तो हम देखेंगे। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि
this is your starting, this is your start of the journey into the real world of mathematics. So I welcome you to the real world of mathematics through the introduction lecture of set. ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ बातें देखी इंट्रोडक्शन में, समझा कि कैसे 11th से 10th से 11th में आने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और सेट में हम लोग क्या क्या देखेंगे और इसका क्या क्या यूज है। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे फिर से अच्छे से सेट को, सेट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कितने प्रकार के सेट होते हैं, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया गया सेट के लिए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे, तो आप तैयार हो जाओ क्लास 11th में अच्छे से पढ़ने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू योर क्लास 11th एंड 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और that's it for today's lecture, and meet you in the next lecture. Tata, bye bye, thank you.